हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 10 ऑफ चैप्टर 5, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ऑडिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ऑडिट ऑफ ट्रेड पेएबल्स। और उसके साथ हम डिस्कस करेंगे क्लोज 7 ऑफ कारो 2020 फ्रॉम चैप्टर 8। इसके पहले ऑलरेडी हमने ऑडिट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, डेप्रिसिएशन, सेल्स, अदर इनकम, परचेज, इन्वेंटरी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और बोरोविंग्स देख लिया है, राइट। और कारो 2020 की कुछ क्लोजेस भी हमने समझ ली है। होपफुली वो सारे ही वीडियोस आपने देख लिए होंगे, राइट। तो चलिए अब समझते हैं ऑडिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का ऑडिट आपको दिया है पेज नंबर 5.37 पर। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब कि जो भी एंटिटी का हम ऑडिट कर रहे हैं, उन्होंने गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड की होगी जो कस्टमर्स को, और वो कस्टमर्स ने अभी तक पेमेंट नहीं किया होगा, तो वो डेटर्स है, वो करंट एसेट्स है, उसका ऑडिट कैसे करेंगे वो हम समझने वाले हैं, राइट। तो चलिए इन डिटेल समझते हैं। Trade receivables are an essential part of any organization's balance sheet, often referred to as a debtors. Typically, an invoice is raised and issued to the customer with the invoice amount being recorded as a debtor balance. जो भी इनवॉइस इश्यू करते हैं तो वो डेटर्स में डेबिट होता है एंड सेल्स में क्रेडिट किया जाता है। Until the invoice is paid, the invoice amount is recorded in the organization's balance sheet as accounts receivable. If these balances are not recoverable later on, then this amount need to be written off as a debt and charged in the statement of P&L. अगर उनके पास से अमाउंट मिलने वाली नहीं है तो वो बेड डेट चार्ज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L पर, राइट। सिंपल। ये पैराग्राफ आप कैंसिल कर सकते हैं, आपको ये सारी चीजें पता ही है। It is important to carry out test of controls for checking the effectiveness of internal control over sales as a part of the data's audit procedure. हम जो सेल्स के कंट्रोल से वो भी देखेंगे, अगर वो बराबर है तो डेटर्स के का जो रिकॉर्डिंग है वो भी बराबर होगा। ऑलरेडी हमने ऑडिट ऑफ सेल्स समझ लिया है, तो उसमें समझा था कि सबसे पहले कंट्रोल्स क्या है वो समझने चाहिए, वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने चाहिए, फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर करनी चाहिए। तो सेल्स के कंट्रोल्स बराबर है तो डेटर्स के ऊपर भी सब कुछ बराबर होगा, उसके भी कंट्रोल्स अच्छे होंगे, राइट। तो सेल्स और डेटर्स एक दूसरे से रिलेटेड है, तो अगर हमने सेल्स का ऑडिट किया तो उसकी इफेक्ट डेटर्स पर भी आएगी, और वहां से भी हमें पता चलेगा कि डेटर्स की बैलेंस जो है वो प्रॉपर होगी या नहीं। कुछ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर होगी जो हम यहाँ पर इन डिटेल समझेंगे। फॉलोइंग पॉइंट्स नीड टू बी कंसिडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखना है ट्रेड रिसीवेबल्स के, वो देखते हैं। ओनली बोनाफाइड सेल्स लेड टू ट्रेड रिसीवेबल्स, जो एक्चुअल में हुआ है, सो जो सब कुछ सही है वही सेल्स की वजह से ट्रेड रिसीवेबल्स होने चाहिए। ऑल सच सेल्स आर मेड टू अप्रूव्ड कस्टमर्स, जो कस्टमर्स अप्रूव्ड है उन्हीं को ये सेल होना चाहिए। ऑल सच सेल्स आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्डिंग बराबर होना चाहिए। ये सारी काफी सिंपल पॉइंट्स है, राइट। Once recorded, the debtors can be settled only by receipt of cash or on the authority of a responsible official. जब भी रिकॉर्डेड डेटर्स है वो सेटल तभी होंगे, या फिर उनके सामने कैश बैंक कुछ मिल रहा है, या फिर ऑथोराइज्ड पर्सन है वो उनको राइट ऑफ करने के लिए बोल रहे हैं। Segregation of duties at every point in sales transaction, accounting for debtors, collecting the payment, sending reminders, etc. Segregation of duties होना चाहिए। जो कस्टमर्स के पास से ऑर्डर मिल रहा है कस्टमर और कस्टमर्स के पास से पेमेंट मिल रहा है, वो जो पूरी प्रोसीजर है उसमें ड्यूटीज सेग्रीगेटेड होनी चाहिए ताकि कुछ भी गलत ना हो। जो पर्सन ऑर्डर रिसीव कर रहा है अगर वही पर्सन पेमेंट भी रिसीव करेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, रिकॉर्डिंग भी वही कर रहे हैं तो कुछ गलत हो सकता है। Debtors are collected on time. In case debtors are not collected in time, sending reminders and taking legal actions if required. Debtors के पास अगर पैसे नहीं मिल रहे तो उनके सामने कुछ लिटिगेशन क्लेम, जो भी नेसेसरी चीजें हैं वो नेसेसरी स्टेप्स है वो ले सकते हैं। Balances are regularly reviewed. A proper system of follow-up exists, and if necessary, adequate provisions for bad debt should be made by preparing adequate aging schedule of the debtors. और जहां पर जरूरत पड़े वहां पर डेटर्स पर बेड डेट का प्रोविजन भी क्रिएट किया जा सकता है एजिंग शेड्यूल के बेसिस पर, कि डेटर्स के पास से कितने टाइम से रिसीवेबल है, जितना पुराना होगा उस पर बेड डेट का प्रोविजन करने की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स थे, काफी सिंपल थे, आप एक बार ये पढ़ कर जाइएगा। अगर इस ये जो सेंटेंस है वो आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसमें आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने होंगे, काफी सिंपल है, राइट। चलिए अभी इन डिटेल इसकी ऑडिट प्रोसीजर समझते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है वो देख लेते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ओवर सेल्स, द ऑडिटर विल डिसाइड अपॉन द ऑडिट प्रोसीजर टू बी अप्लाइड टू वेरीफाई डेटर्स बैलेंसेस। कंट्रोल्स कैसे है उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि डेटर्स के लिए क्या ऑडिट प्रोसीजर्स करनी है, राइट। चलिए
सबसे पहले असर्शन है टू एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स एज एट द पीरियड एंड, और उसके लिए ऑडिट प्रोसीजर दी गई है। एक्चुअल में वो ट्रेड रिसीवेबल एग्जिस्ट करते हैं या नहीं वो हमें देखना होगा। तो हम डेटर्स के ऊपर के कंट्रोल, सेल्स रिकॉर्डिंग के कंट्रोल्स वगैरह देखेंगे, और मेनली डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर एज पर SF 505 जो है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, वो हम प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर जो ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए प्रोसीजर है ऑलमोस्ट वो सारी ही ट्रेड पेएबल्स के लिए भी फॉलो की जाती है। तो ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल काफी हद तक सिमिलर ही है। तो आप यहाँ पर ऑडिट प्रोसीजर अच्छे से समझिएगा ट्रेड रिसीवेबल्स में, तो ट्रेड पेएबल्स में हम वहां पर कनेक्ट कर पाएंगे, और हमारे लिए जो याद रखने की चीजें हैं, पॉइंट्स है, वो काफी कम हो जाएंगे, हम इजीली वो याद रख पाएंगे। राइट, ट्रेड रिसीवेबल्स अगर अच्छे से पढ़ लिया है तो ट्रेड पेएबल फटाफट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स सिमिलर एक सेम है। राइट, check whether there are controls in place to ensure that invoices cannot be recorded more than once and receivable balances are automatically recorded in the general ledger from the original invoice। हमें ये देखना है कि कोई भी एक इनवॉइस है सेल्स का, वो मोर देन वंस वो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। राइट, ये चीज हमने सेल्स में भी देखी थी कि ओवरस्टेटेड सेल्स नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए एक ही इनवॉइस मोर देन वन वो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। राइट, तो वो सिमिलर पॉइंट यहाँ पर भी है। और यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है कि जो इनवॉइस जो भी बनता है उनसे सीधा ही रिसीवेबल में उनकी बैलेंस चली जानी चाहिए, वो अकाउंट में हिट होना चाहिए, वो जनरल लेजर में उसकी इफेक्ट होनी चाहिए। Ask for a period and accounts receivable aging report and trace the balances as per the report to the general ledger। हम एजिंग रिपोर्ट मंगवाएंगे कि ट्रेड रिसीवेबल्स में कितने टाइम से वो रिसीवेबल अमाउंट है, और उसको जनरल लेजर के साथ हम मैच करेंगे कि वो अमाउंट मैच होती है या नहीं। एजिंग रिपोर्ट हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि बैड डेट का प्रोविजन उनसे पता चल पाएगा कि कितना होना चाहिए, कितना किया है, वो भी हम देख पाएंगे, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्लस एजिंग रिपोर्ट अब तो शेड्यूल 3 के हिसाब से वो डिस्क्लोजर भी देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट ने जो डिस्क्लोजर दिया है वो प्रॉपर है या नहीं, उसके लिए भी हमें ये प्रोसीजर करनी होगी। राइट, check whether realization is recorded invoice wise or not, if not, check that money received from debtors is adjusted chronologically invoice wise and on FIFO basis, that is previous bills is adjusted first। If realization is made on account, verify whether the company has obtained confirmations from debtors in respect of the same। हमें ये देखना होगा कि जो डेटर्स के पास से रिसिप्ट हो रहा है, पेमेंट जो मिल रहा है, राइट, वो इनवॉइस वाइज है या नहीं। अगर उन्होंने स्पेसिफिकली हर इनवॉइस वाइज वो लोग पेमेंट कर रहे हैं तो उस हिसाब से रिकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर ऐसा इनवॉइस वाइज नहीं है तो वो फीफो बेसिस पर होना चाहिए। फीफो बेसिस में मतलब कि जो सबसे पहले इनवॉइस बुक किया है उसके सामने वो पेमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए, नॉक ऑफ होना चाहिए, ताकि जो लेटेस्ट बैलेंसेस है वही सिर्फ आउटस्टैंडिंग रहे। राइट, if any large balance is due for a long time, auditor should ask for reasons and justification for the same। अगर कोई बड़ी अमाउंट है, मटेरियल अमाउंट है, वो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आउटस्टैंडिंग है तो वो क्यों है वो हमें समझना होगा, उसके रीजन हमें पूछने होंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर दी है एज पर SF 505, ये इन डिटेल दी है। सिमिलर प्रोसीजर ट्रेड पेएबल्स के लिए भी दी है, तो यहाँ पर हम समझ लेंगे, ट्रेड पेएबल्स में फिर से नहीं समझेंगे, इसीलिए आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। A significant and important audit activity is to contact customer directly and ask them to confirm the amounts of unpaid accounts receivable as of the end of the reporting period under audit। This should necessarily be done for all significant account balances as at the period end, while certain random customers having smaller outstanding invoices should also be selected। यहाँ पर हमें कंफर्मेशन लेना जरूरी होगा, किसके लिए, जो सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंसेस है उनके लिए, और थोड़े से हम स्मॉलर अमाउंट वाले जो भी बैलेंसेस है उनको भी हम ये कंफर्मेशन प्रोसीजर में कंसिडर करेंगे और उनको भी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजेंगे, ताकि अगर कुछ छोटी छोटी अमाउंट में कुछ गलत हुआ है तो वो भी सब पकड़ में आ जाएगा। The auditor employs direct confirmation procedure with the consent of the entity under audit। डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर के लिए हमें एंटिटी की परमिशन लेनी होगी, वो परमिट करेंगे फिर ही हम ऑडिट प्रोसीजर कर पाएंगे, कंफर्मेशन भेज पाएंगे। ये इन डिटेल हमने SF 505 में भी समझा हुआ है। There may be situations where the management of the entity requests the auditor not to seek confirmation from certain trade receivables। In such cases, the auditor should consider whether there are valid grounds for such request। कई बार हो सकता है कि मैनेजमेंट हमें रिक्वेस्ट करे कि भाई आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ना भेजे, कुछ कस्टमर्स को ना भेजे, तो वो क्यों ऐसा मना कर रहे हैं वो हमें समझना होगा, और उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे वेदर इट इज रीजनेबल और नॉट।
In appropriate cases, the auditor may also need to reconsider the nature, timing, and extent of his audit procedure, including the degree of planned reliance on management's representations. अगर वो appropriate लग रहा है हमें, तो उस हिसाब से हमारी ऑडिट प्रोसीजर है वो चेंज होगी, हमें कुछ अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर भी करने की जरूरत पड़ेगी, राइट? तो वो हमें देखना होगा। हो सकता है कि मैंने जो एंटिटी है उनका वो कस्टमर के साथ कोई लीगल क्लेम वगैरह चल रहा है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो उस केस में शायद वो हमें मना करेंगे, तो वो हमारे लिए वैलिड रीजन हो सकता है। The trade receivables may be requested to confirm balances either as at the date of the balance sheet or as at any other selected date which is reasonably close to the date of the balance sheet. वो हम किसी भी डेट के लिए मंगवा सकते हैं, 31 मार्च ईयर एंड के लिए या फिर और कोई भी डेट नियर टू द ईयर एंड, राइट? जनरली प्रीफर किया जाता है कि ईयर एंड 31 मार्च के लिए ही मंगवाए। The date should be decided by auditor in a consultation with the company. कंपनी के साथ हम कंसल्ट करके डिसाइड करेंगे कौन सी डेट के लिए मंगवाना है। The form of requesting confirmation from the trade receivables may be either the form with balance outstanding amount as per the company, wherein the trade receivable is requested to respond whether or not he is in agreement with the balance shown. वो हम दो तरीके से ये कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। सबसे पहले तो उसमें हम एक अमाउंट मेंशन कर देंगे और बोलेंगे कि भाई ये अमाउंट आप उनसे अग्री करते हैं या नहीं, वो आप हमें बताइए। अगर अग्री करते हैं तो बताइए, डिसएग्री करते हैं तो वो भी बताइए। बट अमाउंट है वो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो एंटिटी की बुक्स ऑफ अकाउंट में होगी वही मेंशन करके उनको रिक्वेस्ट भेजेंगे वेदर इट अग्रीज और नॉट। और सेकंड मेथड है और the form without any balance mentioned therein, wherein the trade receivable is requested to respond with the balance outstanding as per his records. या दूसरी तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं कि जो ट्रेड रिसीवेबल है उनको बोलेंगे कि भाई आपकी बुक्स में कितनी अमाउंट है वो पेएबल है, वो आप बताइए, राइट? ये दो तरीके से हो सकता है। या तो जो एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं उनकी बुक्स में जो अमाउंट रिसीवेबल है वही हम मेंशन करके पूछेंगे ट्रेड रिसीवेबल को कि भाई आप उनसे अग्री करते हैं या नहीं। या फिर सेकंड मेथड हो सकती है कि जो ट्रेड रिसीवेबल से उनको बोलेंगे कि भाई आपकी बुक्स में कितनी अमाउंट पेएबल है वही आप मेंशन करके बताइए। The use of the form without any balance is preferable, but generally without mentioning the balance amount वो ज्यादा preferable format है, क्योंकि उनसे क्या होगा कि जो सामने वाला ट्रेड रिसीवेबल है वो खुद बुक में चेक करेंगे और फिर हमें रिप्लाई करेंगे। अग्री या डिसएग्री करना है तो उसमें तो वो बिना देखे भी कुछ कर सकते, तो वो रिस्क कम हो जाएगा, राइट? The method of selection of the trade receivable to be circularized should not be revealed to the company until the trial balance of the trade receivables ledgers is handed over to the auditor. जब तक हमें ट्रायल बैलेंस ना मिल जाए फाइनल ट्रेड रिसीवेबल के लिए एटलीस्ट, तब तक हमें उनको किस तरह से हम ट्रेड रिसीवेबल सेलेक्ट करने वाले हैं वो नहीं बताना चाहिए, ताकि वो कुछ गड़बड़ ना करे ट्रायल बैलेंस में, राइट? A list of trade receivables selected for confirmation should be given to the entity for preparing request letters for confirmation, which should be properly addressed. The auditor should maintain strict control to ensure the correctness and proper dispatch of request letters. It should be ensured that confirmation as well as any undelivered letters are returned to auditors and not to the client. हम फिर एक लिस्ट बनाएंगे कि ये सैंपल्स है और सैंपल्स को आपको कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजना है, तो वो रिक्वेस्ट लेटर प्रिपेयर करना, सभी को भेजना वगैरह, वो सारी चीजें हमें देखनी होगी कि बराबर हो रही है या नहीं। अब तो वो जनरली मेल थ्रू ही होती है, तो उसमें भी जनरली ऑडिटर भी मार्क रहेंगे, तो वो प्रॉपरली है या नहीं वो हमें देखना होगा। Any discrepancies revealed by the confirmation received or by the additional test carried out by the auditor may have a bearing on other accounts not included in the original sample. The company should be asked to investigate and reconcile the discrepancies if any. जो भी कंफर्मेशन मिलता है या फिर और कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम रिकंसिलिएशन मंगवा सकते हैं कि भाई आप रिकंसाइल करके दीजिए क्यों ये मैच नहीं हो रहा है, राइट? और वो क्यों हो रहा है वो सारी चीजें हमें इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए, इंक्वायर करनी चाहिए। Where no reply is received, the auditor should perform alternate procedure regarding the balances. This could include जहां पर भी हमें रिप्लाई नहीं मिल रहा है वहां पर हम अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें दो प्रोसीजर के एग्जांपल्स दिए हैं। एग्रीइंग द बैलेंस टू कैश रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली मतलब कि ईयर एंड के बाद जो भी कैश रिसीव्ड हुए हैं उनसे हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो 31 मार्च को बैलेंसेस थे उसके सामने कितने अमाउंट है वो बाद में आ गई है, क्योंकि हमारा ऑडिट है तो वो तो अप्रैल में, जून जुलाई में भी चलता होगा, तो तब हम देखेंगे कि क्या वो रिसीव हुए हैं या नहीं। And second है preparing a detailed analysis of the balance, ensuring it consists of
identifiable transactions and confirming that this revenue transactions actually occurred, examination in depth for those balances। और जहां पर हमें रिप्लाई नहीं मिला है वहां पर हम इन डिटेल चेक करेंगे कि एक्चुअल में सेल्स हुआ है या नहीं, उसके सारे ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करेंगे और देखेंगे कि इन डेप्थ हम चेक करेंगे कि वो सेल्स है वो जेन्युइन है या नहीं, राइट। इस तरीके से हम अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर के लिए। सबसे पहले हमें बताया कि सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंसेस जो है उसके लिए, और जो भी स्मॉल अमाउंट से थोड़े से, वो भी हम उसके लिए हम कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवाएंगे। जो डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर है उसके लिए सबसे पहले तो एंटिटी की कंसेंट हमें लेनी होगी, वो अलाउ करेंगे, फिर ही हम कंफर्मेशन प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हमें देखना होगा क्या क्या हमें चीजें करनी है, किस किस को हमें कंफर्मेशन भेजना है, वो सारी चीजें देखेंगे हम। अगर कोई भी रीजन, अगर मैनेजमेंट कुछ पार्टीज को या फिर कंफर्मेशन भेजने से मना कर रहे हैं तो वो क्यों कह रहे हैं वो हमें समझना होगा, उसकी अप्रोप्रिएटनेस हमें चेक करनी होगी, और अगर वो अप्रोप्रिएट है, रीजनेबल लग रहा है, तो फिर हमारी जो ऑडिट प्रोसीजर होगी वो चेंज हो जाएगी। फिर हम जो भी कंफर्मेशन भेजेंगे, राइट, वो एज एट द डेट ऑफ द बैलेंस शीट हो सकता है या फिर और कोई डेट भी हो सकता है, और दो फॉर्मेट में हम भेज सकते हैं। एक तो है जिसमें हम जो क्लाइंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो बैलेंस है वही मेंशन करेंगे और ट्रेड रिसीवेबल को बोलेंगे कि भाई आप एग्री करते हैं या डिसएग्री वो बताइए। और सेकंड मेथड है जिसमें कोई भी बैलेंस नहीं मेंशन की होगी, वो क्लाइंट के जो ट्रेड रिसीवेबल है उनको मेंशन करना होगा कि कितनी अमाउंट पेएबल है, राइट। सेकंड फॉर्मेट जो है कि जिसमें अमाउंट मेंशन किए बिना जो रिक्वेस्ट होती है वो ज्यादा प्रेफरेबल रहती है। फिर हमें बताया कि जो मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स है वो हमें क्लाइंट को नहीं बताना है जब तक हमें ट्रायल बैलेंस फाइनल ना मिल जाए, क्योंकि अदरवाइज वो कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। और कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बनाना, वो भेजना, उन सभी के ऊपर के कंट्रोल्स बराबर है, वो प्रॉपरली हो रहा है, वो ऑडिटर को देखना होगा। फिर जो कंफर्मेशन का मेल रिप्लाई आता है, राइट, वो हमें चेक करना होगा, और डिफरेंसेस होंगे तो वो रिकंसिलिएशन, इन्वेस्टिगेट द रीजंस, राइट, वो सारी चीजें हम करेंगे। और अगर रिप्लाई नहीं आता है तो हम अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करेंगे, जिसमें हम सब्सिक्वेंट केस रिसिप्ट है वो चेक कर सकते हैं या फिर एग्जामिनेशन इन डेप्थ कर सकते हैं, राइट। ये डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर सिमिलर वे में ट्रेड पेएबल्स के लिए भी हम करेंगे, परफॉर्म करेंगे, राइट। If there are any related party receivables, review them for collectability as well as whether they were properly authorized and the value of such transactions were reasonable and at arm's length। अगर कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ है, रिलेटेड पार्टी को गुड्स सेल किए हैं, तो वो ऑथोराइज्ड है या नहीं प्रॉपर्ली, वो कलेक्टेबल है या नहीं, उनके पास से पैसे मिलेंगे या नहीं, और वो आर्म्स लेंथ प्राइस पर है या नहीं, वो हमें देखना होगा। सेम वे में हमने सेल्स और परचेस के लिए भी देखा था कि अगर रिलेटेड पार्टी को ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो ऑथोराइज्ड है या नहीं, और वो आर्म्स लेंथ प्राइस पर है या नहीं। चेक दैट द रिसीवेबल्स फॉर अदर देन सेल्स और सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट। सेल्स या सर्विसेज जो उनका मेन ऑपरेशन है उनके अलावा के कोई भी रिसीवेबल अमाउंट है वो ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट नहीं होगी, वो अदर करंट असेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस का पार्ट होंगे। रिव्यू ट्रेंड लाइन ऑफ सेल्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल or a comparison of the two over time to check if there are any unusual trends, that is perform analytical procedure। हम सेल्स और डेटा से उनकी ट्रेंड लाइन देखेंगे और वो प्रीवियस ईयर के साथ मैच होती है या नहीं वो हम देखेंगे। अगर उसमें बहुत अनयूजुअल ट्रेंड है, बहुत ही वेरिएशन है, तो वो क्यों हुआ है वो हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा। दिस इज एन एनालिटिकल प्रोसीजर। दिस विल enable the auditor to check the reasonableness of balances, also measure the average collection period, make inquiries about reasons for changes in trends with the management and document the same in audit work papers, right। उसके लिए हम प्रोसीजर जो भी करेंगे, अलग अलग टाइप के एनालिसिस, एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे और वो हमें डॉक्यूमेंट भी करने होंगे, राइट। ये था हमारा एग्जिस्टेंस के बारे में। एग्जिस्टेंस के लिए हमने क्या क्या पॉइंट्स देखे। सबसे पहले तो था कि जो सेल्स है, कोई सेल्स का जो इनवॉइस है वो मोर देन वंस रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, राइट। उसके लिए हमें कंट्रोल्स उनके चेक करने होंगे, और जो इनवॉइस है वो सीधा ही जनरल लेजर में उसका पोस्टिंग हो जाना चाहिए, वो हमें देखना होगा डेटर्स के जनरल लेजर में। फिर हम देखेंगे पीरियड एंड के ऊपर एजिंग रिपोर्ट मंगवाएंगे और वो प्रॉपर है या नहीं वो देखेंगे, और उसकी इफेक्ट जनरल लेजर के साथ हम मैच करेंगे। फिर जो भी रियलाइजेशन होता है ट्रेड रिसीवेबल से वो इनवॉइस वाइज है या नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो क्या वो फीफो बेसिस पर होता है या नहीं, वो हमें देखना होगा। जो लार्जर बैलेंसेस है उसके लिए हमें
लार्जर बैलेंसेस लॉन्ग टाइम के लिए आउटस्टैंडिंग है, तो वो क्यों है वो हमें रीजंस वगैरह मैनेजमेंट से पूछने होंगे। फिर हम करेंगे डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर्स, फिर होगा रिलेटेड पार्टी के साथ, अगर रिलेटेड पार्टी रिसीवेबल्स है तो उसकी कलेक्टिबिलिटी, वो ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन है या नहीं, और उस वो आर्म्स लेंथ प्राइस पर है या नहीं, वो हमें देखना होगा। फिर जो रिसीवेबल्स है उसमें कोई भी सेल्स या सर्विसेज के अलावा के रिसीवेबल्स नहीं होने चाहिए, जिसको गुड्स या फिर सर्विसेज सेल की है और उनके पास अमाउंट रिसीवेबल है वही ट्रेड रिसीवेबल में आने चाहिए। और सर और अकाउंट्स रिसीवेबल के लिए हम ट्रेंड लाइन वगैरह चेक करेंगे, दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर वगैरह करेंगे, राइट। अब हम देखते हैं हमारा जो सेकंड असर्शन है, all trade receivable balances that were supposed to be recorded have been recognized in the financial statements, that is completeness। जितने ट्रेड रिसीवेबल्स रिकॉर्ड होने चाहिए थे वो सारे हुए हैं या नहीं वो देखेंगे, completeness। The auditor needs to satisfy himself of the cutoffs. Without a cutoffs, sales could be understated or overstated. Hence, there is a need to perform the following cutoff procedure. हमें cutoff procedure follow करनी होगी ताकि जो पीरियड का ट्रांजैक्शन है वो उसी पीरियड में हुआ है या नहीं वो हमें पता चलेगा। सेल्स के लिए भी हम कट ऑफ प्रोसीजर कंप्लीटनेस चेक करेंगे तो वही इफेक्ट डेटर्स में भी आएगी। फॉर द इनवॉइसेस इश्यूड ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज, दैट इज लास्ट 5 days of the reporting year, that is cut off date, and which have been included in the daters, check that the goods should have been dispatched and not lying with the company। हमें लास्ट फ्यू ट्रांजैक्शंस, लास्ट फ्यू इनवॉइसेस चेक करने होंगे कि एक्चुअल में वो सेल हुआ है या नहीं, एक्चुअल में वो गुड्स डिस्पैच हुए हैं या नहीं। Ensure that all goods dispatched prior to the period or year end have been invoiced and included in the daters on a test check basis। जितने भी इनवॉइसेस है, राइट, गुड सॉरी, जितने भी गुड्स डिस्पैच हुआ है प्रायर टू द ईयर एंड के आसपास वो सारे ही इनवॉइसेस इश्यू हो चुके हैं और वो एज अ डेटर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं या नहीं, वो हम टेस्ट चेक बेसिस पर देखेंगे। Ensure that no goods dispatched after the year end have been invoiced and included in daters for the period under audit। और ये देखना होगा कि जो ईयर एंड के बाद जो भी गुड्स डिस्पैच हुए हैं उसका इनवॉइस इस साल में बुक नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये कट ऑफ के लिए हमें 3 प्रोसीजर्स बोली है, ये भी आपको अलग से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा और नीचे दिए गए तीनों पॉइंट्स आपके आंसर। सबसे पहले बोला है कि लास्ट फ्यू ट्रांजैक्शंस हमें चेक करने होंगे, राइट, ताकि पता चले कि वो प्रॉपर पीरियड में रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। सेकंड पॉइंट में बोला है कि जो गुड्स प्रायर टू ईयर एंड डिस्पैच हुए हैं वो इसी साल में, जिस ईयर का ऑडिट कर रहे हैं उसी साल में उसका इनवॉइस और डेटर्स प्रॉपर्ली बुक हुआ है या नहीं वो देखें। और जो गुड्स आफ्टर द ईयर एंड डिस्पैच हुए हैं उसका इनवॉइस उसी के बाद बनना चाहिए और रिकॉर्डिंग भी बाद में ही होना चाहिए, राइट। टेस्ट इनवॉइसेस listed in receivable report, select few invoices from the accounts receivable aging report and compare them to supporting documentation to see if they were billed with the correct amounts to the correct customers and on correct dates। हम सेल्स का इनवॉइसेस है वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर के हिसाब से तो देखेंगे ही, टेस्ट चेक करेंगे ही, बट यहाँ पर हमें देखना है वो ट्रेड रिसीवेबल का जो लिस्टिंग है या फिर उनका एजिंग रिपोर्ट है उसमें से देखेंगे, उसमें से जो हमें अनयूजुअल लग रहे हैं, बहुत काफी टाइम से रिसीवेबल है, वो इनवॉइसेस हम चेक करेंगे, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे कि वो करेक्ट पीरियड में करेक्ट अमाउंट से करेक्ट डेट पर रिकॉर्ड हुआ है या नहीं, करेक्ट कस्टमर में ही रिकॉर्ड हुआ है या, राइट। Make invoices to shipping or dispatch log. Match invoices dates to the shipment dates for those items in shipping or dispatch log to see if sales are being recorded in the correct accounting period. This can include an examination of invoices issued subsequent to the period being audited to see if they should have been included in the period under audit। हमें डिस्पैच लॉग, शिपिंग लॉग देखना होगा कि जो गुड्स एक्चुअल में डिस्पैच हुए हैं वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो चुके हैं या नहीं, उसका सेल्स रिकॉर्ड हो चुका है या नहीं। हो सकता है कि शिपिंग डॉक्यूमेंट है उसमें वो डिस्पैच हो चुके हैं बट उसका सेल्स इनवॉइस है वो सब्सिक्वेंट ईयर में बना है, राइट, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। इसीलिए हम शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे और उसके साथ देखेंगे कि वो सारे सेल्स इनवॉइसेस बन चुके हैं या नहीं, वो हम टेस्ट चेक बेसिस पर, सैंपल बेसिस पर कर सकते हैं। Assess bill and hold sales. If there is a situation where the company is billing customers for sales despite still retaining the goods on site, known as bill and hold, examine supporting documentation to determine whether a sale has actually taken place or not। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एंटिटी ने बिल कर दिया है बट अभी तक उनको जो गुड्स डिस्पैच करने थे वो नहीं किए, वो अभी तक होल्ड किए हुए हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो क्या वो ऐसे सेल्स बुक कर सकते हैं या नहीं, वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए या नहीं, वो हमें देखना होगा वो प्रॉपर है या नहीं। रिव्यू द रिसीविंग लॉग टू सी इफ द कंपनी हैज रिकॉर्डेड एन इन
inordinately large amount of customer returns after the audit period, which would suggest that the company may have shipped more goods near the end of the audit period than what the customers had authorized to inflate the profits of the company. हमें ये देखना है कि ईयर एंड के बाद कोई बहुत ही ज्यादा रिटर्न्स नहीं है ना, सेल्स रिटर्न नहीं है ना। ये हमने सेल्स में भी देखा था कि हो सकता है कि ईयर एंड के आसपास बहुत ज्यादा सेल्स दिखा दिया और नेक्स्ट ईयर में बहुत सारे क्रेडिट नोट्स दिखा दी एज अ सेल्स रिटर्न, ताकि इस साल का जो टारगेट था वो अचीव करने के लिए ऐसा कुछ गलत हो सकता है। तो यही चीज डेटर्स के लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी चेक करनी, राइट, कि सेल्स जो भी है इस साल का वो बढ़ा दिया और नेक्स्ट ईयर में सेल्स रिटर्न बहुत ज्यादा दिखा दिया, तो अगर ऐसी कुछ चीज है तो वो गलत है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना, वो भी हमें देखना होगा। इसीलिए सब्सिक्वेंटली जो सेल्स रिटर्न दिखाया है वो ऑथोराइज्ड है, प्रॉपर है या नहीं, वो हम देखेंगे। Review the process of giving discounts or incentives and check whether the same were given as per the company's policy or a general industry trends. जो भी डेटर्स को डिस्काउंट्स या फिर इंसेंटिव्स वगैरह दिए हैं वो प्रॉपर है या नहीं, वो हम चेक करेंगे। कंपनी के पॉलिसी या फिर इंडस्ट्री ट्रेंड के हिसाब से है या नहीं, वो हम देखेंगे। Review credit memos on a sample basis issued during the audit period to see if they were properly authorized and whether they were issued in the correct period. क्रेडिट मेमोस जनरली कोई छोटी मोटी कुछ गलतियां है, प्रॉब्लम है, जिस तरह से गुड्स मांगे थे उस तरह से नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि पूरा गुड्स है वो रिटर्न नहीं कर देते हैं। उसमें से कुछ अमाउंट है जो पहले एग्री की थी उनसे कुछ अमाउंट वो कम पे करते हैं, तो उससे उसके लिए क्रेडिट मेमोस जनरली इश्यू किए जाते हैं। तो वो करेक्ट पीरियड में है, वो प्रॉपरली ऑथोराइज्ड है या नहीं, वो हम देखेंगे। Also review credit memos issued after the period end to see if they relate to transactions belonging to the period under audit. सब्सिक्वेंटली अगर कोई भी क्रेडिट मेमोज इश्यू की है तो क्या वो इस साल के लिए है, क्या इसकी इफेक्ट देनी हमें जरूरी है, क्योंकि वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स के हिसाब से हो सकता है, तो वो उतना सेल्स के लिए हमें सामने प्रोविजन भी शायद करना होगा। Where any deduction has been made against a bill, check the reasons and correspondence for the same. अगर कोई भी डिडक्शन हुआ है बिल के सामने तो वो प्रॉपर है या नहीं, वो हम चेक करेंगे। तो ये था हमारा कंप्लीटनेस के बारे में। सबसे पहले हम कट ऑफ प्रोसीजर करेंगे। उसके लिए हमें क्या बताया था कि फ्यू इनवॉइसेस हम चेक करेंगे ईयर एंड के आसपास के, देखेंगे कि गुड्स डिस्पैच जो इस साल के एंड में हुआ है वो इसी साल में रिकॉर्ड हुए हैं और सब्सिक्वेंटली जो डिस्पैच हुए हैं वो इस साल में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, वो सबसे पहले हमें देखना होगा। फिर हम रिसीवेबल रिपोर्ट के साथ देखेंगे और एजिंग रिपोर्ट में से कुछ इनवॉइसेस हम टेस्ट चेक बेसिस पर देख सकते हैं। फिर हम इनवॉइसेस को शिपिंग या डिस्पैच लॉग के साथ मैच करेंगे कि जितने भी शिपिंग या डिस्पैच लॉग में डिस्पैच हो चुके हैं उन सभी का इनवॉइसेस बन गया है या नहीं, और वो सब्सिक्वेंट पीरियड के लिए भी हमें देखना होगा। फिर बिल एंड होल्ड सेल्स अगर कोई भी है तो वो भी हम देखेंगे कि बिल बन गया, सेल्स होल्ड किया हुआ है, तो क्या वो एज अ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए या नहीं, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज तभी होता है जब रिस्क एंड रिवॉर्ड्स पास हो। तो यहाँ पर गुड्स अभी तक डिस्पैच नहीं किया है तो शायद रिस्क एंड रिवॉर्ड्स पास ऑन नहीं हुआ है, तो वो हमें चेक करना होगा। फिर हमें रिसीविंग लॉग वगैरह चेक करना है कि कंपनी के पास अगर बहुत ही ज्यादा अमाउंट का जो कस्टमर के पास से रिटर्न मिला है, मतलब कि ईयर एंड के बाद सब्सिक्वेंटली बहुत ज्यादा सेल्स रिटर्न हुआ है, तो ऐसा नहीं है ना कि इस साल में करंट ईयर में सेल्स बहुत बढ़ा दिया और नेक्स्ट ईयर में वो सब कुछ सेल्स रिटर्न दिखा दिया, राइट, ऐसी कुछ चीज नहीं है, वो भी हमें देखना होगा। डिस्काउंट इंसेंटिव से वो कंपनी के पॉलिसी और इंडस्ट्री ट्रेंड के हिसाब से है या नहीं, वो हम देखेंगे, और क्रेडिट मेमोस को भी सैंपल बेसिस पर हम चेक करेंगे। ये था कंप्लीटनेस। अब हमारा नेक्स्ट जो असर्शन है वो देखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल बैलेंसेस हैव बीन वैल्यूड एप्रोप्रिएटली। ट्रेड रिसीवेबल्स की जो बैलेंसेस है वो वैल्यू बराबर है या नहीं, वो हमें चेक करना है। यहाँ पर मोस्टली बेड डेप का प्रोविजन, बेड डेप रिटर्न ऑफ, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होगी। Review the process followed by the company to derive an allowance for doubtful accounts. This will include a consistency comparison with the method used in the last year and a determination of whether the method is appropriate for the underlying business environment. जो कंपनी है वो अलाउंसेस, बेड डेप प्रोविजन किस तरह से करती है, उनकी जो प्रोसीजर है वो बराबर है या नहीं, वो कंसिस्टेंट है या नहीं प्रीवियस ईयर्स के साथ, वो हमें चेक करना होगा। वो मेथड वो सब कुछ बराबर है या नहीं, वो हमें देखना होगा। वो बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से अप्रोप्रिएट है या नहीं, वो हम चेक करेंगे। ऑब्टेन द एजिंग रिपोर्ट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। हमें एजिंग रिपोर्ट भी चेक करना होगा, कितने टाइम से वो रिसीवेबल है उसके लिए, क्योंकि एजिंग रिपोर्ट देखेंगे तो उससे पता चलेगा कि बेड डेप का प्रोविजन करने की जरूरत है या नहीं। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो है दोनों के लिए हम देखेंगे। Also obtain the list of debtors under litigation and compare with previous year.
जो भी डेटर्स के साथ कोई लिटिगेशन वगैरह चल रहा है तो वो हम देखेंगे क्या क्या है और वो प्रीवियस ईयर के साथ हम कंपेयर करेंगे। Scrutinize the analysis and identify those data which appear doubtful. Discuss with management about reasons as to why these data are not included in the provisions for bad debt. Perform further testing where any disputes exist. हम जो डेटा का देखेंगे तो वो भी चेक करेंगे, स्क्रूटिनाइज करेंगे कि क्या इसमें बेड डेट का प्रोविजन होना चाहिए या नहीं। अगर हमारे हिसाब से लग रहा है कि इसमें डेटर्स के लिए बेड डेट का प्रोविजन होना चाहिए तो वो हम पूछेंगे कि भाई इसमें क्यों नहीं किया हुआ है, राइट। वो हम उनके रीजंस वगैरह भी जानेंगे, समझेंगे। He should check if provisions are met at appropriate rates considering the recoverability of amounts due. जो रेट अप्लाई किया है बेड डेट प्रोविजन के लिए वो प्रॉपर है या नहीं वो हम देखेंगे। Prepare a schedule of movements of bad debts, provision accounts and debts written off and compare the proportion of bad debt expense to sales for the current year in comparison to prior years to see if the current expense appears reasonable. मूवमेंट जो है बेड डेप्स प्रोविजंस में वो बराबर है या नहीं वो हम ईयर टू ईयर कंपेयर करेंगे और रीजनेबिलिटी चेक कर सकते हैं। चेक द राइट्स ऑफ द रिसीवेबल balances have been approved by an appropriate authority that is the board of directors in case of company. जो राइट ऑफ है बेड डेट जो राइट ऑफ की है ट्रेड रिसीवेबल्स को जो राइट ऑफ किए है वो प्रॉपर अथॉरिटी ने किए है या नहीं वो हम चेक करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल होनी चाहिए इन केस ऑफ कंपनी, राइट। तो इसके वैल्यूएशन में जनरली बेड डेट्स और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स के रिलेटेड पॉइंट्स हैं। जो अलाउंस ऑन डाउटफुल अकाउंट्स है दैट इज प्रोविजन फॉर बेड डेट वो बराबर है या नहीं वो चेक करेंगे। कंसिस्टेंसी उसकी मेथड बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से वो अप्रोप्रिएट है या नहीं वो हम चेक करेंगे। एजिंग रिपोर्ट लेंगे और उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे, देखेंगे कि वो प्रॉपर है या नहीं। लिस्ट ऑफ डेटर्स की जहां पर लिटिगेशन चल रहा है और वो प्रीवियस ईयर के साथ हम कंपेयर करेंगे। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे डाउटफुल, जो एनालिसिस करेंगे स्क्रूटिनाइज करेंगे और देखेंगे कि कौन से डेटर्स के ऊपर प्रोविजन होना चाहिए और नहीं किया गया है उसके रीजंस भी हम समझेंगे। जो प्रोविजंस बनाया हुआ है वो अप्रोप्रिएट रेट्स पर है या नहीं वो हम देखेंगे। हम शेड्यूल ऑफ मूवमेंट्स ऑफ बेड डेट देखेंगे कि बेड डेट और प्रोविजन पर बेड डेट में जो भी मूवमेंट हो रही है वो प्रॉपर है या नहीं। और राइट ऑफ वगैरह जो भी है वो अप्रूवल जो है अथॉरिटी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने अप्रूव किए है या नहीं वो हम देखेंगे, राइट। ये ट्रेड रिसीवेबल का ऑडिट के बारे में था। डिस्क्लोजर्स है वो देखेंगे। ट्रेड रिसीवेबल की जो ऑडिट प्रोसीजर है वैसे ही सिमिलर ऑडिट प्रोसीजर ट्रेड पेएबल्स में तो आएगी जो मैंने आपको बताया, वैसे ही करंट एसेट्स या लोन्स एंड एडवांसेस जो है जो हम इसके बाद कवर अप करेंगे तो उसमें भी सिमिलर प्रोसीजर्स आएगी, राइट। ट्रेड रिसीवेबल के बहुत सारे पॉइंट्स है वो लोन्स एंड एडवांसेस में भी रिलेवेंट हो जाएंगे तो आप वहां पर भी कनेक्ट कर पाएंगे, राइट। चलिए अब डिस्क्लोजर्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पर जो एक पॉइंट है, चेक दैट द रिस्टेटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रेड रिसीवेबल हैज बीन डन प्रॉपर्ली इन अकॉर्डेंस विद AS11। जो ट्रेड रिसीवेबल्स की जो अमाउंट है रिसीवेबल अमाउंट है वो रीस्टेट बराबर की है या नहीं एज पर AS11 वो हमें देखना होगा। बट एक्चुअली मेरे हिसाब से ये वैल्यूएशन का पॉइंट है क्योंकि जो रीस्टेटमेंट करेंगे वो AS11 के हिसाब से AS11 जो है वो वैल्यूएशन को अफेक्ट ज्यादा करेगा। आप आगे सेल्स या फिर परचेस में देखेंगे या फिर बोरोविंग्स वगैरह में भी हमने कंसिडर किया था तो ये वैल्यूएशन में ये पॉइंट कवर अप होता है, ये डिस्क्लोजर का पॉइंट नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से ये वैल्यूएशन के साथ ये पॉइंट आना चाहिए। Then proper disclosure of related party transactions regarding receivables have been made as per AS18 और Ind AS 24। Ind AS 24 को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि Ind AS आप नहीं पढ़ रहे हैं, AS18 पढ़ रहे हैं तो वो बराबर होना चाहिए। तो जो भी डेटर्स रिलेटेड पार्टीज है तो उसका डिस्क्लोजर बराबर हुआ है या नहीं। AS18 के हिसाब से रिलेटेड पार्टीज के साथ रिलेशनशिप क्या है वो डिस्क्लोज करना है, ट्रांजेक्शंस अकर्ड ड्यूरिंग द ईयर और बैलेंसेस दिखानी जरूरी है। Ensure that the transactions with parties covered under Section 189, Registrar of Contracts or Agreements in which directors are interested of the Companies Act 13 are reported properly in Companies Auditors Report 2020। ये पॉइंट आपके लिए अभी रिलेवेंट नहीं है, कारो 2020 में इसका एक पॉइंट आएगा तब हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। बट ये आपको ऑडिट प्रोसीजर या फिर डिस्क्लोजर पूछे तो भी ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है। अब शेड्यूल 3 के हिसाब से हमें यहाँ पर डिस्क्लोजर दिए हुए हैं। ट्रेड रिसीवेबल एजिंग रिपोर्ट एजिंग शेड्यूल दिखाना जरूरी है, राइट। वो जो भी एजिंग शेड्यूल होगा उसमें अमाउंट इन रुपीज आउटस्टैंडिंग फॉर फॉलोइंग पीरियड्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है वहां से लेकर आउटस्टैंडिंग है कितने टाइम्स आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पर दिखाना है।
लेस देन 6 मंथ्स, 6 मंथ्स टू 1 ईयर, 1 to 2 years, 2 to 3, मोर देन 3 years और टोटल। और इसमें जो डेटर्स होंगे, अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स कंसिडर्ड गुड, अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स कंसिडर्ड डाउटफुल, डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स कंसिडर्ड गुड, डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स कंसिडर्ड डाउटफुल। इस 4 कैटेगरी में डिवाइड करने होंगे। डिस्प्यूट चल रहा है, कोई लिटिगेशन वगैरह चल रहा है, तो वो डिस्प्यूटेड ड्यूज आएंगे, राइट। तो अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स कंसिडर्ड गुड, मतलब कि उनके पास से मिलने वाले हैं। कंसिडर्ड डाउटफुल, मतलब कि डाउट है, शायद नहीं मिलेगा, राइट। तो अनडिस्प्यूटेड trade receivables considered good, undisputed trade receivables considered doubtful, disputed trade receivables considered good and disputed trade receivables considered doubtful। ये 4 कैटेगरी में डिवीजन होगा। और उसका एजिंग है वो ड्यू डेट से पेमेंट है वो कितने टाइम के अंदर रिसीवेबल है, उसमें लेस देन 6 मंथ्स, 6 मंथ्स टू 1 ईयर, 1 to 2 years, 2 to 3 years एंड मोर देन 3 years और टोटल उस हिसाब से दिखाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा नहीं है ओल्ड कोर्स में, तो ये आपको पूछ सकते हैं। सिमिलर एजिंग रिपोर्ट हमने देखा था कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में, उसमें यहाँ से इस तरह से था, लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 years, 2 to 3 years एंड मोर देन 3 years और टोटल था, राइट। यहाँ पर भी ये जो टोटल है वो बैलेंस शीट में जो ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे उनसे मैच होगा। ट्रेड पेएबल में भी इस टाइप का एजिंग रिपोर्ट देना है, बट उसमें लेस देन 6 मंथ्स वाला नहीं है, वहां पर भी लेस देन 1 ईयर, 1 to 2, 2 to 3, मोर देन 3 years है, जो हम आगे देखेंगे। चलिए, similar information shall be given where no due date of payment is specified. In that case, disclosure shall be from the date of the transaction. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जहां पर ड्यू डेट कोई अलग से नहीं दी गई है पेमेंट के लिए, तो जो ट्रांजैक्शन डेट है वही ड्यू डेट मानी जाएगी और वहां से आपको ये एजिंग शेड्यूल दिखाना है। ये आपको ऐसे एमसीक्यू या और कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अनबिल्ड ड्यूज शैल बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली, और अनबिल्ड ड्यूज है जिसका अभी तक बिल ही नहीं बना है, राइट, वो भी सेपरेटली दिखाना होगा, राइट। इस तरह से एजिंग रिपोर्ट आएगा ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स शैल बी सब क्लासिफाइड एज सिक्योर्ड, कंसिडर्ड गुड, अनसिक्योर्ड, कंसिडर्ड गुड एंड डाउटफुल। जो ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे बैलेंस शीट में एक अमाउंट दिखाई जाएगी, राइट, करंट एसेट्स के अंदर, बट नोट्स टू अकाउंट्स में ये क्लासिफिकेशन आएगा, सिक्योर्ड, कंसिडर्ड गुड, अनसिक्योर्ड, कंसिडर्ड गुड एंड डाउटफुल, और ये एजिंग रिपोर्ट भी उसमें दिखाया जाएगा। इसमें जो है अनडिस्प्यूटेड, considered good, undisputed, considered doubtful, disputed, considered good and disputed doubtful. Allowances for bad and doubtful debts shall be disclosed under the relevant heads separately. जिसमें भी प्रोविजन कर रहे हैं डाउटफुल डेट्स का, राइट, वो सेपरेटली डिस्क्लोज किया जाएगा सभी कैटेगरी के लिए। डेट्स ड्यू बाय डायरेक्टर्स और अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ देम either severally or jointly with any other person or firms or private companies respectively in which any director is a partner or a director or a member should be separately stated। अगर कोई भी ड्यू है वो डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स या फिर जिस कंपनी में या फिर जिस फर्म में डायरेक्टर है वो मेंबर या डायरेक्टर या पार्टनर है रिस्पेक्टिवली, राइट, वो कोई भी फर्म या कंपनी या फिर डायरेक्टर या ऑफिसर के पास से ड्यूज रिसीवेबल है तो वो अलग से दिखाया जाएगा। ये जो दोनों पॉइंट्स है, राइट, थर्ड एंड फोर्थ, वो लोन्स एंड एडवांसेस, करंट एसेट्स जो आगे हम समझने वाले हैं उसमें भी ये डिस्क्लोजर किया जाएगा, राइट। डाउटफुल बेड डेब्ट्स जो है उसका प्रोविजन है वो भी सेपरेटली दिखाया जाएगा, और डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स या उनके फर्म या कंपनी है तो उनके पास से जो ड्यूज है वो भी सेपरेटली डिस्क्लोज किया जाएगा। तो ये सारे डिस्क्लोजर्स है। एजिंग रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, कितने टाइम से रिसीवेबल है, लेस देन 6 मंथ्स, 6 मंथ्स टू 1 ईयर, 1 to 2, 2 to 3, मोर देन 3 years और टोटल, और इसका टोटल बैलेंस शीट से मैच होना चाहिए। और कैटेगरी जो होगी अनडिस्प्यूटेड, कंसिडर्ड गुड, अनडिस्प्यूटेड, कंसिडर्ड डाउटफुल, डिस्प्यूटेड, कंसिडर्ड गुड एंड डिस्प्यूटेड, कंसिडर्ड डाउटफुल। फिर जो ट्रेड रिसीवेबल्स का क्लासिफिकेशन होगा वो 3 चीजों में किया जाएगा, सिक्योर्ड, कंसिडर्ड गुड, अनसिक्योर्ड, कंसिडर्ड गुड एंड डाउटफुल में। और वो जो एजिंग में मैं ये भूल गया कि जहां पर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नहीं है वहां पर ट्रांजैक्शन डेट से कंसिडर किया जाएगा, और अनबिल्ड ड्यूज का भी सेपरेटली डिस्क्लोजर दिया जाएगा। और बेड डेब्ट के लिए जो प्रोविजन किया है वो सभी के लिए दिखाना होगा, और ड्यूज रिसीवेबल फ्रॉम डायरेक्टर्स और ऑफिसर है वो सेपरेटली दिखाया जाएगा। प्लस अगर जिस फर्म में डायरेक्टर है वो पार्टनर है या फिर जिस कंपनी में मेंबर है, प्राइवेट कंपनी में मेंबर है या फिर डायरेक्टर है, डायरेक्टर जो है इस कंपनी का, तो उसे भी सेपरेटली डिस्क्लोज किया जाएगा। क्लियर? तो ये था हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स का ऑडिट। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए अब समझते हैं ट्रेड पेएबल्स का ऑडिट किस तरह से करेंगे हम। ये ट्रेड पेएबल एंड अदर करंट लायबिलिटीज का जो ऑडिट है वो आपको दिया हुआ है पेज नंबर 5.71 पर। ट्रेड पेएबल्स मतलब कि जो परचेज या फिर एक्सपेंसेस के लिए जो अमाउंट पेएबल है, राइट,
वो ट्रेड पेएबल्स होंगे जो ऑपरेशंस में यूज किए जाते हैं। और जो अदर करंट लायबिलिटीज है उसका किस तरह से ऑडिट किया जाएगा वो समझते हैं। Liabilities in addition to borrowings discussed earlier include trade payables and other current liabilities, deferred payment credits and provisions. A liability is considered to be current if it is due to be paid within 12 months and held primarily for the purpose of being traded in the entity's normal operating cycle. Right? जो within 12 months payable है या normal operating cycle में payable है वो current liabilities consider की जाती है. For example, short-term debt, dividends, etc. Verification of liabilities is as important as that of the assets. Considering if any liability is omitted or understated or overstated, the financial statement would not show a true and fair view of the state of affairs of the entity. Simple. ये पूरा ही पैराग्राफ आप इग्नोर कर सकते हैं, फिर से रीड करने की जरूरत नहीं है. चलिए अब ये ट्रेड पेएबल्स और अदर करंट लायबिलिटीज है उसका एग्जिस्टेंस चेक करते हैं. To establish the existence of trade payables and other current liabilities as at the period end. एग्जिस्टेंस में भी ट्रेड पेएबल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होगी वो डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर जो हमने अभी ट्रेड रिसीवेबल में डिस्कस की वही आएगी. राइट, बाकी परचेज इनवॉइस, एक्सपेंस इनवॉइसेस वगैरह चेक करेंगे उसमें से भी पता चल सकता है, उसको ट्रैक करेंगे. और दूसरी कुछ प्रोसीजर है वो हम स्पेसिफिकली करंट लायबिलिटीज के लिए करेंगे. Check whether there are controls in place to ensure that any purchase or expense invoice does not get recorded more than once and payable balances are automatically recorded in the general ledger at the time of recording of expense. जो भी purchase या फिर expense invoice है वो more than once record नहीं होना चाहिए और उनकी जो इफेक्ट है वो सीधा ही purchase या फिर expense करेंगे तो उसकी इफेक्ट ट्रेड पेएबल्स में भी आनी चाहिए. जो ये पॉइंट है वो काफी सिमिलर, मतलब ये पॉइंट एग्जैक्टली सेम हमने ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए भी देखा था. राइट, तो ये ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल दोनों का पॉइंट है वो सिमिलर है. Obtain the accounts payable aging report and trace its balances to the journal ledger. If there are any differences, investigate reconciling items. Journal entries specifically for large amounts should be carefully examined. ये पॉइंट भी ट्रेड रिसीवेबल में था. राइट, उसमें ये था कि एजिंग रिपोर्ट मंगवाइए और बहुत सारी चीज देखिए. ट्रेड पेएबल्स में भी है कि एजिंग रिपोर्ट देखिए कितने टाइम से पेएबल है, वहां पर कितने टाइम से रिसीवेबल है वो देखना है. और लार्ज अमाउंट की कोई अगर जर्नल एंट्री है तो उसे भी हमें देखना होगा. फिर ये जो डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर है वो तो डिट्टो कॉपी है ट्रेड रिसीवेबल का ही चीज है, सिर्फ ट्रेड पेएबल उसमें चेंज कर दिया है, बाकी कोई चेंज नहीं है. तो हम ये इग्नोर कर सकते हैं, आपको भी रीड करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर पूछते हैं फॉर ट्रेड पेएबल तो आपने ट्रेड रिसीवेबल अच्छे से समझा है तो आप अपनी दिमाग को यूज करके वो इजीली रिप्लाई कर पाएंगे. ये पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो आपके यहाँ पर 2-3 पेज कम हो जाते हैं. कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट. यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है अल्टरनेटिव प्रोसीजर के लिए वो हमें देखना जरूरी है. ये दिया है आपको पेज नंबर 5.74 पर. Where no reply is received, the auditor should perform additional testing regarding the balances. This testing could include, अगर हमें रिप्लाई नहीं मिलता है ट्रेड पेएबल्स के पास से तो हमें क्या करना होगा. टेस्टिंग ऑफ सब्सिक्वेंट पेमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड पेएबल्स to whom confirmation were rolled out but no reply is received. Subsequent payment चेक कर सकते हैं. ये हमने ट्रेड रिसीवेबल में भी देखा था कि हम सब्सिक्वेंट रिसिप्ट चेक करेंगे, यहाँ पर हम सब्सिक्वेंट पेमेंट चेक करेंगे. मतलब कि मार्च ईयर एंड है उसके बाद जो भी पेमेंट किया है वो हमें चेक करना होगा ताकि पता चले कि एक्चुअल में वो ट्रेड पेएबल है वो एग्जिस्ट करते थे या नहीं. Agreeing the details of the respective balances to the underlying vendor invoices. हम vendor invoices को चेक करेंगे और invoices पर से देखेंगे कि वो balances बराबर है या नहीं. And preparing a detailed analysis of the balances, ensuring it consists of identifiable transactions and confirming that the purchases or expenses transactions actually occurred. Examination in depth. और यहाँ पर भी हम examination in depth करेंगे. In detail सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे और देखेंगे कि वो balances बराबर है या नहीं. Clear? फिर जो पॉइंट्स है वो फिर से ट्रेड रिसीवेबल में थे वैसे ही है. If there are any related party payables, review whether they were properly authorized and the value of such transactions were reasonable and at arm's length. ट्रेड रिसीवेबल में भी ये पॉइंट था, परचेस में भी था कि परचेस जो भी होती है अगर रिलेटेड पार्टीज से है तो वो ऑथोराइज्ड है या नहीं और रीजनेबल एंड एट आर्म्स लेंथ प्राइस है या नहीं. ट्रेड रिसीवेबल में भी यही पॉइंट था, एग्जिस्टेंस में ही था. Review a trend line of purchases or expenses and accounts payable or comparison of the two over time to see if there are any unusual trends. Make inquiries about reasons for change in trends from the management.
ये भी ट्रेड रिसीवेबल में था, उसमें सेल्स और डेटर्स के लिए ट्रेंड लाइन चेक करने के लिए बोलता है, यहाँ पर परचेस एक्सपेंस और वेंडर के ट्रेंड लाइन चेक करनी है और वो बराबर है या नहीं। उसमें अगर बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है तो वो क्यू है, अनयूजुअल ट्रेंड है तो वो क्यू है, वो हमें मैनेजमेंट से समझना होगा। Trade payables and liability balances that were supposed to be recorded have been recognized in the financial statements, that is completeness। जो भी ट्रेड पेएबल्स या लायबिलिटीज दिखाने की जरूरत है वो सब कुछ प्रॉपर्ली दिखाई हुई है या नहीं, वो कंप्लीटनेस में कवर अप होगा, राइट। तो ऑडिटर नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग कट ऑफ प्रोसीजर। कट ऑफ प्रोसीजर के लिए हमने ट्रेड रिसीवेबल में भी देखा था, फॉर द लास्ट 5 इनवॉइसेस रिसीव्ड रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग डेट, कट ऑफ डेट, एंड व्हिच हैव बीन included in the trade payables, the goods should have been received or risk and rewards of ownership in goods should have been transferred in favor of the entity। लास्ट कुछ ट्रांजैक्शंस देखेंगे ताकि पता चले कि वो इसी साल का परचेस या फिर एक्सपेंस है, तो एक्चुअल में वो गुड्स रिसीव हुए हैं या फिर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स पास ऑन हुआ है, वो पता चलेगा। All goods received prior to the period or year end should have been booked in the form of purchases and included in the trade creditors। थर्ड पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि जो सब्सिक्वेंटली रिसीव हुआ है राइट गुड्स वगैरह, वो सब्सिक्वेंटली ही परचेस बुक होना चाहिए। ये सिमिलर पॉइंट्स ट्रेड रिसीवेबल में भी थे। टेस्ट परचेसेस और एक्सपेंसेस ऑन अ सैंपल बेसिस, सिलेक्टिंग द सैंपल्स फ्रॉम अकाउंट्स पेएबल लेजर्स एंड चेकिंग देयर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू एंश्योर दैट द परचेसेस वर रिकॉर्डेड एट द करेक्ट अमाउंट्स एंड करेक्ट डेट्स। हम परचेस जब चेक करेंगे तो वो सैंपल बेसिस पर चेक करेंगे ही, बट यहाँ पर ट्रेड पेएबल्स में से बोल रहे हैं कि ट्रेड पेएबल का लिस्टिंग अकाउंट्स देखें और उसमें से अगर आपको कुछ भी अनयूजुअल कुछ अलग लग रहा है तो वो आप चेक कर सकते हैं। उसमें आप इनवॉइसेस वगैरह चेक करेंगे कि डेट अमाउंट सब कुछ बराबर है या नहीं। सिमिलर टू ट्रेड रिसीवेबल पॉइंट, मैच परचेस इनवॉइस डेट्स टू द गेट एंट्री और इनवर्ट डेट्स टू चेक वेदर द purchases are being recorded in the correct accounting period। This can include an examination of purchases or expense invoices received subsequent to the period being audited to see if they should have been included in the period under audit। ट्रेड रिसीवेबल में ऐसा पॉइंट था कि आप डिस्पैच लोग उसका रजिस्टर देखें कि एक्चुअल में वो डिस्पैच हुए हैं या नहीं गुड्स। यहाँ पर सिक्योरिटी इनवर्ट रजिस्टर है, कोई इनवर्ट रजिस्टर है, वो चेक कीजिए और देखिए कि क्या एक्चुअल में वो रिसीव हुए हैं या नहीं गुड्स, राइट। तो ये भी ट्रेड रिसीवेबल से मिलता जुलता पॉइंट है। Review subsequent expense vouchers. Review all material expenses vouchers recorded post the balance sheet date to see if they relate to transactions from within the audit period। हमें पोस्ट बैलेंस शीट डेट भी इनवॉइसेस हुए हैं तो उसको भी देखना है कि क्या वो इस पीरियड से जुड़े हुए हैं। अगर इस पीरियड से जुड़े हुए हैं तो वो इसी पीरियड में रिकॉर्ड होने चाहिए। परचेस के लिए देखेंगे, वैसे ही एक्सपेंसेस के लिए भी देखेंगे। For advance received from customers or revenue received in advance, obtain the customer wise listing along with its aging and nature। Inquire from the entity's management if there has been any dispute with the customer and if there is any additional liability to be recorded। For all such advances, the auditor should verify the underlying documentation based on which the entity had received the advance। अगर कोई भी एडवांसेस कस्टमर्स के पास से मिला है तो वो बराबर है या नहीं, वो हमें चेक करना होगा। मैनेजमेंट के पास इंक्वायरी वगैरह कर सकते हैं कि कोई डिस्प्यूट वगैरह नहीं चल रहा है ना, राइट। और एडिशनल लायबिलिटी अगर कुछ बुक करनी है तो वो सब कुछ बराबर है या नहीं, और डॉक्यूमेंटेशन हम चेक करेंगे उनके पास से जो कस्टमर्स के पास से एडवांस मिला है उसके लिए, राइट। ये अलग पॉइंट नहीं है, बट मतलब डिफिकल्टी पॉइंट नहीं है, सिमिलर पॉइंट है, बट स्पेसिफिकली ट्रेड रिसीवेबल में ऐसा नहीं आया था। In relation to statutory dues liability like withholding tax, TDS payable, GST payable, luxury tax payable, professional tax payable, PF and ESI payable, etc. Prepare a reasonability with respect to sales, purchase, employee benefit expenses। ये करंट लायबिलिटीज में ये कवर अप होता है। जो ये सारे टैक्सेस है वो रीजनेबल है या नहीं, वो हम रीजनेबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हैं। जो भी परचेज एक्सपेंस इनसे रिलेटेड है उनके ऊपर से कितना टैक्स होना चाहिए वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर जीएसटी की बात करें तो जीएसटी के लिए हम सेल्स है, राइट, वो सेल्स में परसेंटेज अप्लाई करेंगे जीएसटी के और देख सकते हैं कि वो जीएसटी टैक्स है वो बराबर है या नहीं। पीएफ ईएसआई वगैरह है वो हमने एम्प्लॉय बेनिफिट्स में देखा था कि जो सैलरी वगैरह पे करते हैं तो उसके बेसिस पर उस पर जो परसेंटेज अप्लाई करने हैं वो परसेंटेज अप्लाई करके कितनी लायबिलिटी हो सकती है वो हम देख सकते हैं। और ये सारी लायबिलिटीज के लिए हम चलान्स रिटर्न्स वगैरह भी वेरीफाई करेंगे। For example, GST liability for last month may be calculated by applying the applicable rate to the sales made, and in case of any variance with the GST liability recorded by the entity, reasons for variances should be requested from client, and in case found satisfactory, the same should be maintained as part of audit documentation।
जीएसटी के लिए हम सेल्स में जीएसटी के रेट अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि जीएसटी की अमाउंट कितनी आनी चाहिए, राइट, और उसको मैच करेंगे जीएसटी रिटर्न्स के साथ। अगर उसमें डिफरेंस है तो वो क्यों है वो मैनेजमेंट को हम पूछेंगे, राइट, और वो अगर रीजनेबल लग रहे हैं, अप्रोप्रिएट लग रहे हैं, तो वो हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनाएंगे। Similarly, PF liability for last month may be calculated by applying the applicable rate to the employee benefit expenses, and in case of any variance with the liability recorded by the entity, reasons for variance should be requested from client, and in case found satisfactory, the same should be maintained as a part of audit documentation. यहाँ पर जनरली लास्ट मंथ का ही बोला है, क्योंकि जो मार्च महीने का ये सारी लायबिलिटीज है ना, स्टैट्यूटरी ड्यूज है, वो जनरली लास्ट महीने के होंगे, वही एज अ लायबिलिटी होंगे। बाकी सब तो जनरली मंथ ऑन मंथ पे कर देते हैं, इसलिए वो एज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी नहीं होगा। Further, the auditor should obtain and verify the challans for deposits made subsequent to the period end for all statutory liabilities as at the balance sheet date, and also analyze the reasons, if any, in consultation with the management for any variance between the amounts deposited subsequently vis-a-vis the liability recorded in the books of account. हमें ये चेक करना होगा चलान्स वगैरह के साथ कि वो बराबर सब्सिक्वेंटली पे होते हैं या नहीं, और स्पेसिफिकली जो मार्च एंड की जो बैलेंस है, जो लायबिलिटी दिखाई है, उसको हम देखेंगे अप्रैल मंथ, मई मंथ, जो भी जब भी वो पे करने की जरूरत है तब पे कर दिया है या नहीं, वो हमें चेक करना होगा। और इसकी रिक्वायरमेंट कारो 2020 में भी रिपोर्ट करने की है। जो हम क्लोज 7 है वो स्टैट्यूटरी ड्यूज रिलेटेड ही है, तो वो हम ये ट्रेड पेबल का ऑडिट हो जाएगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। अब वैल्यूएशन चेक करते हैं, ट्रेड पेबल्स और करंट लायबिलिटीज का बराबर है या नहीं। ट्रेड पेबल्स एंड अदर लायबिलिटीज balances have been valued appropriately. Review the process followed by the company to identify if any old creditor balances liability need to be returned back. This will include a consistency comparison with the method used in the last year and a determination of whether the method is appropriate for underlying business environment. Similar point trade receivable में भी था, वहां पर जो बेड डेप के लिए प्रोविजन करते हैं उसके बारे में बात थी, राइट, कि बेड डेप का प्रोविजन बराबर है या नहीं, मेथड कंसिस्टेंट है या नहीं। यहाँ पर ट्रेड पेएबल को राइट बैक करने की बात है, वो लायबिलिटी नहीं है, अब वो पे करने की जरूरत नहीं है, तो अगर ऐसी कोई चीज है तो क्या वो बराबर है या नहीं, वो मेथड है वो कंसिस्टेंट है या नहीं, वो हमें चेक करना होगा। Obtain the aging of payable balances and the list of vendors with whom the company has disputes and any claims from customers under litigation and compare with previous year. कोई भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, कोई भी लिटिगेशन चल रहा है वेंडर्स के साथ, या फिर कस्टमर्स अगर एडवांस दिए हुए हैं तो उसका लिस्ट लेना है और वो प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करना है। सिमिलर टू ट्रेड रिसीवेबल, check the tradebacks in the liability balances assessed as no longer payable have been approved by an appropriate and authorized member of senior management, for example CEO और MD। जो भी ट्रेड पेएबल्स है उनका जो भी राइट बैक दिखाया है वो अप्रूव्ड होना चाहिए, जो भी पर्सन ऑथोराइज्ड है उन्हीं के पास। ये ट्रेड रिसीवेबल में बताया कि जो बेड डेप राइट ऑफ करने की बात है वो अप्रूव्ड पर्सन के पास ही, वो अप्रूव्ड अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने अप्रूव करे फिर ही हम कर सकते हैं, फिर ही वो दिखा सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Check that the restatement of foreign currency trade payables has been done properly in accordance with AS11। AS11 के हिसाब से ट्रेड पेएबल्स जो है फॉरेन करेंसी में थे वो प्रॉपर्ली रीस्टेट हुए हैं या नहीं। ये पॉइंट भी ट्रेड रिसीवेबल में था, मैंने आपको बोला था कि वो डिस्क्लोजर में दिखाया बट एक्चुअली वैल्यूएशन में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर ट्रेड पेएबल में वो वैल्यूएशन में है, वो ट्रेड रिसीवेबल में गलती से वो डिस्क्लोजर में दिया गया है, वो वैल्यूएशन का ही पार्ट होगा। Understand management's process to identify the principal amount and the interest due thereon, if any, remaining unpaid to any micro, small and medium-sized enterprises supplier at the end of accounting year. Test check that management process to assess if the auditor could rely on the management process. Micro, small and medium enterprises के लिए एक्ट है MSME डेवलपमेंट एक्ट, राइट, उस हिसाब से माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कौन है वो बताया गया है। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है उनको अगर 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं होता है तो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के हिसाब से उसको इंटरेस्ट पे करना रहता है, तो उसका डिस्क्लोजर अलग से करना जरूरी है। इसीलिए बीइंग एन ऑडिटर हमें देखना होगा कि जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस है उनका जो आइडेंटिफिकेशन है और क्लासिफिकेशन अलग हुआ है या नहीं वो हम देखेंगे, मैनेजमेंट की प्रोसीजर बराबर है या नहीं वो हम देखेंगे। अब डिस्क्लोजर है एज पर शेड्यूल 3, whether the company has disclosed the following details relating to micro and small enterprises in their notes। micro and small enterprises है उसके बारे में कुछ disclosures देने हैं, वो यहाँ पर हमें दिए हैं। the principal amount and the interest
due thereon to be shown separately remaining unpaid to any supplier at the end of each accounting year. जो भी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है उनको अगर कोई भी अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट अगर पेएबल है, प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट अमाउंट पेएबल है, अनपेड है एज ऑन लास्ट डे ऑफ द ईयर, राइट, तो वो सेपरेटली डिस्क्लोज करने हैं. The amount of interest paid by the buyer in terms of Section 16 of MSME Development Act 2006, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year. Appointed day मतलब कि जो 45 days वाला जो क्राइटेरिया है, तो सॉरी 15 डेज है, इनवॉइस के 15 डेज के अंदर अगर वो पे नहीं करते हैं तो वो कंसिडर किया जाएगा. और सेक्शन 16 में उसमें इंटरेस्ट पे करने के लिए बोला है अगर वो 45 डेज के अंदर पे ना करे. तो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस है उनको 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं मिलता है तो उनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है. तो जो भी इंटरेस्ट पे किया है, पेड है, राइट, वो डिस्क्लोज किया जाएगा. The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment which have been paid but beyond the appointed date during the year but without adding the interest specified under the MSME Development Act 2006. और कोई इंटरेस्ट पेमेंट है डिले वगैरह के लिए अदर देन जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्ट के अंदर है, उसके अलावा कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत है तो उसके लिए भी डिस्क्लोजर आएगा. The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year. Interest accrue हुआ है but unpaid है तो वो specifically disclose करना है. The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise for the purpose of disallowance of deductible expenditure under section 23 of the MSME Development Act 2006. और succeeding year में भी जो payable जो अमाउंट थी वो पे नहीं की है तो उसको भी अलग से डिस्क्लोज करना है क्योंकि वो डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर का डिसअलाउंस मिलेगा. वो डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर और डिसअलाउ हो जाएंगे. ये डिस्क्लोजर के बारे में पूछ सकते हैं बट थोड़ा सा ट्रिकी डिफिकल्ट हो सकता है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि आप इग्नोर करेंगे तो भी हार्डली 3 to 4 मार्क्स का ही लॉस हो सकता है. बट ये आपके लिए समझना और याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि आपने ये पूरा एक्ट नहीं समझा है और ये पूरा एक्ट पढ़ने या फिर ये सारी चीजें समझने, यहाँ पर जो लिखा है वो टर्म्स समझने के लिए भी टाइम चाहिए होगा जो आपके पास जनरली नहीं होता है क्योंकि सिलेबस ही इतना बड़ा है. तो आप ये पॉइंट जो है ये डिस्क्लोजर आप इग्नोर करेंगे तो भी चलेगा. क्वेश्चन आ जाएगा तो भी 3 to 4 मार्क्स से ज्यादा का नहीं होगा, इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, राइट. चलिए फिर ट्रेड पेबल्स के ड्यू फॉर पेमेंट, उसके लिए एजिंग रिपोर्ट देना है, एजिंग शेड्यूल. जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए था वैसे ही ट्रेड पेबल्स के लिए भी है. यहाँ पर भी आउटस्टैंडिंग फॉर फॉलोइंग पीरियड फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अमाउंट इन रुपीज है. पर्टिकुलर्स में एमएसएमई अदर्स, डिस्प्यूटेड ड्यूज एमएसएमई एंड डिस्प्यूटेड ड्यूज अदर्स. ट्रेड रिसीवेबल में था अनडिस्प्यूटेड ड्यूज कंसिडर्ड गुड, अनडिस्प्यूटेड ड्यूज कंसिडर्ड डाउटफुल, डिस्प्यूटेड ड्यूज कंसिडर्ड गुड एंड डिस्प्यूटेड ड्यूज कंसिडर्ड डाउटफुल. यहाँ पर एमएसएमई अदर्स और डिस्प्यूटेड ड्यूज एमएसएमई एंड डिस्प्यूटेड ड्यूज अदर्स में ही क्लासिफिकेशन करना है. और अमाउंट पेएबल विद इन लेस देन 1 ईयर 1 to 2 2 to 3 मोर देन 3 इयर्स एंड टोटल. जबकि ट्रेड रिसीवेबल्स में लेस देन 6 मंथ 6 मंथ्स to 1 ईयर 1 to 2 2 to 3 मोर देन 3 और टोटल आता था. ये सिमिलर टू इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है उसका एजिंग है, उसमें भी यही पीरियड देना है, लेस देन 1 ईयर 1 to 2 2 to 3 मोर देन 3 इयर्स और टोटल. यहाँ पर भी जो टोटल होगा वो टोटल ट्रेड पेएबल जो बैलेंस शीट में दिखाया है उससे मैच होना चाहिए. Similar information shall be given where no due date of payment is specified. In that case, disclosure shall be from the date of transaction. जैसे ट्रेड रिसीवेबल में था कि अगर कोई ड्यू डेट स्पेसिफाई नहीं की है तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से ये डिस्क्लोजर आएगा, एजिंग शेड्यूल आएगा. और अनबिल्ड ड्यूज shall be disclosed separately. Other current liabilities, whether the amount disclosed under other current liabilities are classified as below: current maturities of finance lease obligation, interest accrued but not due on borrowings. इंटरेस्ट है वो एवरीडे अक्रू होता है बट वो ड्यू है वो ड्यू डेट को ही होता है, मंथली क्वार्टरली जो भी हो उस हिसाब से. तो इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू स्पेसिफिकली दिखाया जाएगा. इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोविंग्स, इंटरेस्ट अक्रू भी हुआ है और ड्यू भी हुआ है तो वो भी सेपरेटली दिखाया जाएगा. Income received in advance, unpaid dividends, application money received for allotment of securities and due for refund and interest accrued thereon. Application money receive हो चुके हैं बट वो अब रिफंडेबल है, वो पे कर देना है इसीलिए वो लायबिलिटी बन जाएगी. Share application money includes advances towards allotment of share capital.
एप्लीकेशन मनी में क्या होगा कि शेयर अलॉटमेंट के लिए जो एडवांस मिला होगा वो, the terms and conditions including the number of shares proposed to be issued, the amount of premium if any, and the period before which shares shall be allotted shall be disclosed. number of shares कितने propose किए थे, प्रीमियम अगर है तो वो कितना था, और शेयर्स है वो कब तक अलॉट हो जाने वाले थे वो भी बताना है, डिस्क्लोज करना है. It shall also be disclosed whether the company has sufficient authorized capital to cover the share capital amount resulting from allotment of shares out of such shares application money. Further, the period for which the share application money has been pending beyond the period for allotment as mentioned in the document inviting application for shares along with the reasons for such share application money being pending shall be disclosed. वो शेयर एप्लीकेशन मनी क्यों पेंडिंग है वो सारी चीजें, और प्रोस्पेक्टस में जो पीरियड वगैरह दिखाया है वो भी डिस्क्लोज करना है. Share application money not exceeding the issued capital and to the extent not refundable shall be shown under the head equity and share application money to the extent refundable, that is the amount in excess of subscription or in case of the requirement of minimum subscriptions are not met shall be separately shown under other current liabilities. सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्राइब है इस वजह से ये रिफंड करना है, या फिर जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए वो नहीं मिला है इस वजह से वो रिफंड कर रहे हैं, वो सेपरेटली दिखाना होगा अंडर द अदर करंट लायबिलिटीज. राइट, ये काफी बड़ा डिस्क्लोजर एक साथ लिखा हुआ है एक ही पैराग्राफ में, तो आप ठीक है जितना याद रहे वो कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अनपेड मैच्योर डिपॉजिट्स और डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयरऑन. अनपेड मैच्योर डिपॉजिट्स या डिबेंचर है जो पेएबल है विद इन 12 मंथ्स, तो वो दिखाया जाएगा अलग से. अनपेड मैच्योर डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयरऑन, इंटरेस्ट अक्रूड देयरऑन. राइट, अनपेड मैच्योर डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयरऑन, जो भी इंटरेस्ट अक्रूड है वो भी दिखाना होगा, एंड अदर्स स्पेसिफाई द नेचर. राइट, इस तरह से ये ट्रेड पेएबल से वो डिस्क्लोज किया जाएगा. क्लियर. इंपॉर्टेंट यहाँ पर एजिंग रिपोर्ट है जो आपको पूछ सकते हैं, ओल्ड कोर्स में नहीं पूछा हुआ. चलिए, अब ट्रेड पेएबल्स तो नहीं, बट करंट लायबिलिटीज में जो स्टैट्यूटरी ड्यूज है उससे जुड़ी हुई कारो 2020 में क्लोज है, क्लोज 7, तो वो हम देखते हैं. ये आपको दिया हुआ है पेज नंबर 8.78 पर, क्लोज 7 जो है. Whether the company is regular in depositing undisputed statutory dues including GST, Provident Fund, employees, state insurance, income tax, sales tax, service tax, duty of custom, duty of excise, value added taxes, and any other statutory dues to the appropriate authorities, and if not, the extent of the arrears of outstanding statutory dues as on the last day of the financial year concerned for a period of more than 6 months from the date they become payable shall be indicated. जो भी अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है, अनडिस्प्यूटेड, कोई भी डिस्प्यूट नहीं चल रहा है, ऐसे कोई भी टैक्स है, जीएसटी है, एक्साइज, कस्टम, जो भी है, राइट, वो अभी तक पे नहीं किए हैं और आउटस्टैंडिंग है फॉर मोर देन 6 मंथ्स, मतलब कि 31 मार्च को 6 महीने से पहले के जो पेएबल है वो यहाँ पर रिपोर्ट करने होंगे. क्लोज 7 सब क्लोज ए के अंदर अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है जो एरियर्स में है, और वो जो 6 महीने पहले के है वो यहाँ पर डिस्क्लोज रिपोर्ट किए जाएंगे. Where statutory dues referred to in subsection A have not been deposited on account of any dispute, then the amounts involved and the forum where dispute is pending shall be mentioned. A mere representation to the concerned department shall not be treated as a dispute. Dispute के लिए specific procedure वगैरह चल रही है, दोनों के बीच differences है. सिर्फ representation दिया है उसे dispute नहीं किया कहा जाएगा. तो अगर disputed statutory dues है तो वो सब क्लोज B के अंदर disclose किए जाएंगे. Amount involved and forum forum जहां पर ये डिस्प्यूट चल रहा है वो स्पेसिफिकली डिस्क्लोज किया जाएगा. तो यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है जो एरियर्स में है और लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 6 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग हो चुका है, राइट, तो वो डिस्क्लोज करना होगा, सेपरेटली बताना होगा, राइट. और जो स्टैट्यूटरी ड्यूज है वो डिस्प्यूटेड है, राइट, तो उसमें कितनी अमाउंट इन्वॉल्व है और फोरम की जहां पर डिस्प्यूट चल रहा है वो डिस्क्लोज करना होगा इन द क्लोज 7 ऑफ कारो 2020. क्लियर. तो ये था हमारा ऑडिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेएबल्स और कारो 2020 की क्लोज 7. होप यू आर क्लियर विद इट, राइट. नेक्स्ट वीडियो में हम लोन्स एंड एडवांसेस का ऑडिट कैसे करेंगे और क्लोज 2 ऑफ कारो 2020 डिस्कस करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. और बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.